नमस्कार। आइए आज हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की श्रृंखला में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का श्रेय जो है वो अल्फ्रेड वेबर को जाता है। फर्स्टली सर्वप्रथम इन्होंने प्रथम प्रयास वेबर ने ही किया था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी देने के लिए, ठीक है, कहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित हो सके। अल्फ्रेड वेबर जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और इनकी जो थ्योरी है वह डिडक्टिव अप्रोच पे है, मतलब जनरल टू पार्टिकुलर की तरह पे चलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनकी बुक थी डर्बर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री, जो कि जर्मन लैंग्वेज में थी क्योंकि जर्मनी की थी ना, जो 1909 में आई थी। 20 साल बाद इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 1929 में, और इस थ्योरी का नाम इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो कि कहते हैं अल्फ्रेड वेबर की है। इसे आल्सो नो इसे हम लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं, मिनिमम कॉस्ट लोकेशन थ्योरी भी कहा जाता है, और आल्सो नो मिनिमम ट्रांसपोर्ट स्पेस प्रिंग पर, मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्ट प्रिंग की आधारित है। इसलिए कहा जाता है इनकी जो थ्योरी है वह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सर्वाधिक महत्व देती है, ठीक है, परिवहन लागत को सर्वाधिक महत्व देती है इनकी थ्योरी, ठीक है, अधिक महत्व देती है। आगे बढ़ते हैं। इनके एजम्पशन मान्यताओं को अगर देखें तो आइसोट्रॉपिक सरफेस समरूपी धरातल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दूरी एवं भार के अनुपात बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो थ्योरी है और डिडक्टिव अप्रोच मैंने बताया ही है। इनकी जो मान्यताएं थी वो समरूप धरातलीय क्षेत्र, मतलब आइसोट्रॉपिक सिस्टम, जैसे जलवायु स्थलाकृत मानव तकनीक सभी एक समान हो, परिवहन एक ही साधन और परिवहन के चारों दिशाओं में सर्वत्र उपलब्ध हो, परिवहन मूल्य जो लागत दूरी और भार के समानुपाती हो, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ परिवहन मूल्य बढ़ेगा। ठीक, उद्योगपतियों के आधारित माल के बेचने हेतु पूर्व जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और कच्चे माल व उनके स्रोतों का उद्योगपतियों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी इनके जंक्शन है उसका क्रिटिक्स में चला गया, क्योंकि आइसोट्रॉपिक सरफेस हर जगह नहीं मिलती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दूरी की अनुपात बढ़ती जाती है, भी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ टर्म थे, इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ टर्म को समझिएगा। इनका पहले टर्म था यूबीक्यूटी। यूबीक्यूटी मतलब ऐसे मटेरियल जो सर्वसुलभ हो, हर जगह प्राप्त हो, जैसे सनलाइट, सौर ऊर्जा, हमें सूर्य की रोशनी हर जगह मिलती है, लैंड हमें भूमि हर जगह मिलता है, विंड वायु हर जगह, वाटर हर जगह, ये क्या है, ऐसे रिसोर्सेज है जो कि हर जगह मुझे मिलते थे, यूबीक्यूटीज हो गए। फिर दूसरा इनका था लोकलाइज मटेरियल। लोकलाइज मतलब कि स्थानीय कच्चा माल, मतलब कि वहीं पर वो पाए जाएंगे, जैसे जो स्थान विशेष पर ही, स्पेशल स्थान पे ही पाया जाएंगे। जैसे कोयला हुआ तो आपका कोयला छोटा नागपुर रीजन में मिलेगा, आपको कहीं राजस्थान में कोयला तो नहीं मिलेगा ना। वैसे पेट्रोलियम हुआ तो पेट्रोलियम आपका जैसे मुंबई हाई में मिलेगा। आयरन हुआ आयरन, ठीक है, ये सब लोकलाइज्ड स्थान पे पाए जाते हैं, एक विशेष स्थान पर। तीसरा था इनका प्योर रॉ मटेरियल। प्योर रॉ मटेरियल मतलब शुद्ध कच्चा माल, जिनका वजन, भार जो है, वेट जो है, प्रोडक्शन प्रक्रिया में, मतलब कि जब उसे बनाया जाता है वह कम हो जाता है, फिनिश गुड में वह कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि शुद्ध रॉ मटेरियल है। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे सूत का कपड़ा हुआ, धागे का कपड़ा, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है। तो जब आप कपड़े में कन्वर्ट होता है सूत, तो उसका जो मतलब कि रॉ मटेरियल की फिनिश गुड में उसका वेट जो है वह क्या कहते हैं कि इक्वल रहता है। आप इसे ऐसे समझिए, शुद्ध पदार्थ मतलब वह पदार्थ या कच्चा माल जो उत्पादन की प्रक्रिया में, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में अपना भार वजन नहीं खोते हैं, उसकी शुद्ध पदार्थ। देखिए, धागे के कपड़े बनाने का निर्माण, जितना धागा रहेगा और जितना कपड़े रहेगा, दोनों का वेट, धागा हो गया आपका रॉ मटेरियल, कपड़ा जो हो गया आपका फिनिश गुड, दोनों का वेट इक्वल रहता है। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपका प्योर रॉ मटेरियल है, शुद्ध कच्चा माल जिसका वजन, भार जो है उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है। ठीक है, तो सूत का मैंने एग्जांपल लिया। उसी प्रकार से बातें हैं ग्रॉस रॉ मटेरियल, मतलब कि इनप्योर रॉ मटेरियल भी कहते हैं, अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ। इसमें जो वेट रहता है प्रोडक्शन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन क्या कहते हैं प्रोसेस में घट जाता है इसका वेट। जैसे इसमें क्या वजन जो है घट जाता है, आयरन, स्टील या बॉक्साइट, एल्युमिनियम बनाने में इसका वजन घट जाता है। यहाँ पे देखिए, मिश्रित या अशुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसका भार उत्पादन की प्रक्रिया में घट जाता है, मिश्रित पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होता है। अब इसे ऐसे समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मैंने प्योर रॉ मटेरियल बताया, मतलब 10 किलो रॉ मटेरियल है, ठीक है, सूत है, और जो कपड़ा बन रहा है वो भी 10 किलो निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रॉस रॉ मटेरियल समझिए, 10 किलो ग्रॉस रॉ मटेरियल था, ठीक है, आयरन है, और जब वो स्टील में कन्वर्ट होता है तो 5 किलो का रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल मैंने बताया, आयरन की स्टील जाने में या बॉक्साइट एल्युमिनियम जाने में उसका वेट घट जाता है, तो इसे अशुद्ध मिश्रित पदार्थ कहा जाता है, ग्रॉस रॉ मटेरियल कहा जाता है। चौथा जो इनका था, मतलब क्या कहते हैं कि मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स में क्या था कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल हमारा है उसका वेट, जैसे मैंने बीच में बताया था ना कि वेट हमारा रॉ मटेरियल 10 kg था, तो फिनिश प्रोडक्ट का जो वेट होगा तो इसको अपान कर देंगे तो वो हमारा मटेरियल इंडेक्स, एमआई इंडेक्स निकलेगा। मतलब कहने का वेट ऑफ द लोकल मटेरियल इनपुट, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है, अपॉन वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कच्चे माल का भार अपॉन उत्पादित वस्तु का भार। ठीक, इसे आप ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जब वैल्यू आती है उस आधार पर निर्धारित होता है। देखिए, अगर एमआई की वैल्यू, जो मटेरियल इंडेक्स है, इनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, इफ यदि एमआई इज ग्रेटर देन 1, देन द फर्म मतलब इंडस्ट्री मटेरियल ओरिएंटेड होगा, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है वह रॉ मटेरियल के स्थान पे लगेगी। आप इसे ऐसे समझिएगा
जैसे आप इसमें देखिए, मैंने ग्रॉस रॉ मटेरियल दिखा था। तो ग्रॉस रॉ मटेरियल में क्या था कि मान लीजिए वेट जो है गिर जाता था, भार जो है उत्पाद प्रक्रिया में घट जाता था। तो इसमें क्या था, 10 केजी मान लीजिए कि आपका आयरन था, तो स्टील कन्वर्ट होने में 5 केजी हुआ। तो एमआई की वैल्यू आप ऐसे निकालिए, 10 केजी रॉ मटेरियल था, फाइनल प्रोडक्ट आपका 5 केजी। तो एमआई क्या था, रॉ मटेरियल अपान क्या कहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट। तो 10/5 हो गया, तो वैल्यू आई 2, जो कि एमआई की वैल्यू से 1 से अधिक है। तो ग्रेटर देन 1, अगर एमआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो फर्म कहाँ पे लगेगा, हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल के स्थान पर लगेगा। ठीक, वहीं पर दूसरा था, अगर एमआई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो 1 जो फर्म है वह मार्केट ओरिएंटेड होगा। लेस देन 1 कैसे होगा, मान लीजिए कि 10 किलो रॉ मटेरियल था और 20 किलो उसका प्रोडक्शन मतलब बढ़ गया, मतलब फिनिश गुड उसका बढ़ गया, तो 10/20 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 आने का मतलब हुआ कि 1 से वह कम है, तो 1 से कम होने पर मार्केट बाजार में लगेगा, वह फर्म मतलब इंडस्ट्री बाजार में लगेगा। अगर एमआई की वैल्यू 1 आए, एमआई की वैल्यू 1 आए, इफ यदि इक्वल टू 1, देन द फर्म जो इंडस्ट्री है वो मार्केट या एज वेल एज क्या कहते हैं, मार्केट एज वेल रॉ मटेरियल दोनों जगह पे लग सकता है। तो अगर एमआई की वैल्यू 1 आए तो देन उद्योग मतलब फर्म जो है कच्चे माल के साथ साथ बाजार के निकट भी स्थित होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि मैंने अभी प्योर रॉ मटेरियल बताया था। प्योर रॉ मटेरियल में क्या था कि रॉ मटेरियल 10 केजी है तो फिनिश गुड भी 10 केजी आएगा, जिनका भार वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था ना, सूती कपड़े के सूत के जो है कपड़ा बनता है, तो उसका रॉ मटेरियल जितना रहता है उतना फिनिश गुड में भी उतना ही वजन रहता है। तो इसका मतलब हुआ, मान लीजिए 10 केजी आपका रॉ मटेरियल था, 10 केजी आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम 10/10 करेंगे, ठीक है, तो 1 आएगी वैल्यू, 10/10 करेंगे तो 1 आएगी, तो एमआई की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर एमआई की वैल्यू 1 आएगी तो ये आप मटेरियल कहाँ पे, रॉ मटेरियल के स्थान पर भी लगा सकते हैं और मार्केट ओरिएंटेड भी लगा सकते हैं। तो ये एमआई की वैल्यू है जो कि बहुत पूछता है पीवाईक्यू में। आगे बढ़ते हैं, आइसोडोपेन। आइसोडोपेन जो है इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कास्ट को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे आइसोडोपेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइसोडोपेन शब्द को सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने का श्रेय वेबर को ही जाता है, जो अल्फ्रेड वेबर है। ठीक, ये पूछा हुआ पीवाईक्यू में। आइसोटीम क्या है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट के बीच में जो इक्वल ट्रांसपोर्ट कास्ट को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम आइसोटीम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेबर, अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग वेबर के अनुसार 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री लोकेशन में, मतलब उद्योग के कारखानों के स्थान मतलब अवस्थिति के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करते हैं। इसमें इन्होंने ये इंपॉर्टेंट पूछता है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर कॉस्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट है, लेबर कॉस्ट और इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रांसपोर्ट, लेबर कॉस्ट, इंडस्ट्रियल। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इनका पूरा फोकस मैंने बताया था ना कि वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमम मतलब कि अधिकतम महत्व देते थे। ठीक है, सर्वाधिक महत्व उन्होंने ट्रांसपोर्ट कास्ट को दिया। तो इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कास्ट मतलब इसमें मिनिमम ट्रांसपोर्ट कास्ट की बिंदु को निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि हमें ट्रांसपोर्ट कास्ट मतलब कम लागत में हम ज़्यादा प्रॉफिट पा जाएं। ठीक है, मुझे मतलब कि कम परिवहन लागत में, मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्ट कास्ट, कम परिवहन लागत में हमें उस बिंदु को निर्धारित किया जहां पे परिवहन लागत कम आए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले इन्होंने बताया लीनियर लोकेशन और दूसरा इन्होंने बताया नॉन लीनियर लोकेशन। लीनियर मतलब रेखीय अवस्थिति। रेखीय अवस्थिति कहने का अर्थ हुआ कि इसमें 1 रॉ मटेरियल रहेगा और एक मार्केट रहेगा। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है जहां पे प्रोडक्शन मतलब कि रॉ मटेरियल उत्पादन होता है और दूसरा इनका मार्केट है जहां पे वो बेचेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी मतलब कि ऐसे रॉ मटेरियल जो सर्कुलर हो, ऐसे मतलब रॉ मटेरियल जो सर्कुलर। यूबिक्विटी में हमने बताया था जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, तो यूबिक्विटी हर जगह मिलते हैं। ताकि रॉ मटेरियल जो सर्कुलर हो, तब इंडस्ट्री हमारी कहाँ लगेगी, मान लीजिए कि सर्कुलर यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रही है, तो हम मार्केट पे ही लगा देंगे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एट मार्केट हो जाएगी। और फिर इसके बाद कहते हैं कि लीनियर लोकेशन में दूसरी बात कहते हैं ये कि अगर यदि प्योर रॉ मटेरियल हो एंड लोकलाइज हो, मतलब कि कच्चा माल जो है वो प्योर हो। प्योर में क्या था, प्योर में क्या था, प्योर में मैंने बताया था ना आपको कि शुद्ध कच्चा माल जिनका भार क्या कहते हैं 10 केजी है तो 10 केजी आपका फिनिश गुड भी मिलेगा। तो जब दोनों का अगर वेट इक्वल ही रहेगा तो इसको आप मार्केट पे भी लगा सकते हैं और रॉ मटेरियल के पास भी लगाते हैं। मान लीजिए 10 केजी यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है, अगर कि हम यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिनिश गुड भी 10 केजी होगा, तो परिवहन कॉस्ट भी उतना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 10 केजी रॉ मटेरियल उठा के यहाँ पे लाए मार्केट के पास और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी फिनिश किए, तो जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो इक्वल ही आ रहा है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री आइदर मार्केट और रॉ मटेरियल, मतलब कि यदि कच्चा माल शुद्ध या स्थानिक हो तो बाजार तथा कच्चे माल के निकट कहीं भी आप लगा सकते हैं। कारण ये होता है कि इसमें बिकॉज नो वेट लॉस, इसका जो कहते हैं कि प्योर रॉ मटेरियल है ना, इसलिए वेट का लॉस नहीं होता, 10 केजी से 10 केजी ही बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, इम्प्योर ग्रॉस रॉ मटेरियल। इम्प्योर करिए या ग्रॉस रॉ मटेरियल, मतलब पहले तो प्योर था, तो प्योर में क्या था कि वेट नहीं गिर रहा था, लेकिन इम्प्योर में क्या है वेट गिर जाएगा। 10 केजी था तो 5 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो वेट डिक्रीज हो गया। तो जैसे मैंने अभी बताया था उसका आयरन वाला एग्जांपल, आयरन की स्टील बनने में, तो इंडस्ट्री एट द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगा, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे। यदि कच्चा माल अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ हो तो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगेगा। कारण ये है कि वेट का जो लूजिंग हो गया। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए रॉ मटेरियल यहाँ पे 10 केजी रॉ मटेरियल उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देंगे तो 5 केजी हो जाएगा। 5 केजी परिवहन करने में, मार्केट के पास ले जाने में, क्योंकि मार्केट पे बेचना ही होता है तो मार्केट के पास ले जाने में हमें सस्ता पड़ेगा, और हम
आसानी से बेच लेंगे, 5 किलो का ही वजन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देंगे। लेकिन मान लीजिए हम इंडस्ट्री मार्केट पर लगा दें तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि हमें 10 किलो पूरा रॉ मटेरियल उठा के ले जाना पड़ेगा, तो इससे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। और रॉ मटेरियल पे पार्किंग अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो ये फिनिश गुड हमारा 5 kg हो जाता है, क्योंकि इनप्योर है तो 5 kg हो जाएगा, तो 5 kg का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेना पड़ेगा, इसलिए इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पार्क लगेगी। अब हम नॉन लीनियर लोकेशन पे चलते हैं, मतलब अरेखीय अवस्थिति। इसमें क्या होगा, दो कच्चे माल और एक मार्केट होगा, मतलब 2 रॉ मटेरियल होंगे और एक मार्केट होगा। इसे आप इस ट्रायंगल समझिए, एक आरएम वैल्यू एक आरएम, ये 2 रॉ मटेरियल होंगे और एक हमारा मार्केट होगा जहां पे हम उसे बेचेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, मान लीजिए समझिए, अगर पहली स्थिति बनती है कि रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड, मतलब दोनों रॉ मटेरियल बोथ आर इबिक्विटी, मतलब सौर सुलभ हो। जैसे आपका एयर वाटर है तो हर जगह सुलभ है, तो आपका अगर यहाँ पे भी सुलभ है, यहाँ पे तो मार्केट में भी सुलभ होगा। ठीक है, तो मार्केट सुलभ होगा तो हम मार्केट पे इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इंडस्ट्री लोकेशन हमारा मार्केट पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल एक, मतलब रॉ मटेरियल एक यूबिक्विटी मतलब सौर सुलभ है, जो कि यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, और जो रॉ मटेरियल 2 है वो फिक्स्ड एंड प्योर है। फिक्स्ड मतलब लोकलाइज है, जो एक विशेष स्थान पर ही मिलता है। जैसे मैंने आयरन का बताया था, फिर आपका कोल का बताया था, तो एक स्थान पे ही मिलेंगे ना आपको, तो फिक्स्ड है, लोकलाइज स्थानिक स्थान पे मिलेंगे। प्योर है, प्योर मतलब इसमें नॉट वेट का लूज नहीं होगा, मतलब 10 kg अगर रॉ मटेरियल है तो फिनिश गुड में भी रॉ मटेरियल मतलब कि 10 kg का रहेगा। तो ये स्थिति अगर बनती है तो एट द मार्केट के पास लगेगा। क्यों मार्केट पास लगेगा, क्योंकि मान लीजिए ये एक पहले रॉ मटेरियल तो सर्कुलर था, तो सर्कुलर मतलब हर जगह मिलेगा, तो मार्केट पार्क भी मिलेगा। ठीक, अब दूसरा जो था यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब हम क्या ट्रांसपोर्ट कर दें, 10 kg की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यहीं पे मार्केट से हमें बेचना भी है, तो हमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा। जो हम क्या कहते हैं कि इस रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे लगाते तो फिर यहाँ के फिर हम ले जाते। ठीक, तो हमारा मार्केट के पास ज्यादा संभावना अच्छी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आरएम मतलब कि मान लीजिए रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड दोनों बोथ आर लोकलाइज हो, स्थानिक हो और प्योर हो। प्योर मतलब कि शुद्ध हो, ठीक है, जिसमें डू नॉट वेट लॉस। ठीक है, दोनों का कहते हैं स्थानिक हो और ये भी स्थानिक हो, मतलब यहाँ पे ही आयरन पाया जाएगा और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि पेट्रोलियम पाया जा रहा है। ठीक है, कोल पाया जा रहा है, पेट्रोलियम पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं कोल पाया जा रहा है, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जा रहा है, एक स्थान विशेष पे पाया जा रहे हैं। ठीक, तो अगर दोनों ऐसी स्थिति है तो दोनों वेट लूज, मतलब उनका वेट लूज नहीं होता फिनिश गुड में, तो ये पॉइंट पी पे लगेंगे। ठीक है, पॉइंट पी पे, क्योंकि अब स्थिति ये बन जाती है क्योंकि लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको पी पे मिलेगा। मान लीजिए मान लीजिए रॉ मटेरियल 1 जो है 1 टन का है। ठीक है, रॉ मटेरियल 2 जो है 1 टन का है। ठीक है, और जो इसका फिनिश गुड होगा 1 टन में ही जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं पी, तो अगर हम इस पॉइंट पी पे जाते हैं, 1 टन अगर पूरा ट्रांसपोर्ट मार्केट के पास ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा वजन पड़ जाएगा। ठीक, 1 टन यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। अगर हम पॉइंट पी लें जो कि मार्केट से नजदीक हो, ठीक, तो हम 1 टन यहाँ से ले गए, फिर 1 टन यहाँ दूसरे रॉ मटेरियल ले गए यहाँ पे, फिर दोनों का क्या कहते हैं कि फिनिश गुड बना आपका 2 टन का। ठीक, 2 टन का, तो 2 टन हमें इतने में ट्रांसफर करना पड़ा, 1 टन यहाँ तक के लिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमें जो है मार्केट के नजदीक एक लोकेशन लेना होगा जिसके एंड पॉइंट पे, जिससे हमारा क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाए। ठीक, इसलिए ये थर्ड स्टेज बनती है। फोर्थ स्टेज जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ट्रायंगुलर लोकेशन आप ट्रायंगल देते हैं, क्या कहते हैं कि अल्फ्रेड वेबर जी, जिसमें कहते हैं रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 बोथ आर लोकलाइज एंड इम्प्योर ग्रॉस डिफरेंट। कहने का अर्थ हुआ कि रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल 2 दोनों का है लोकलाइज है और इम्प्योर है। वेट जो है लॉक हो जा रहा है। इम्प्योर में क्या था कि 10 kg था तो 5 kg कन्वर्ट हो जाता था, मतलब कि 10 kg रॉ मटेरियल था तो फिनिश गुड बनते बनते वो 5 kg में चला जाता था। आप देखिए शुगर को लीजिए, तो गन्ना को आप 10 kg लिए रॉ मटेरियल में, आप उसी जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो चीनी में तो 5 kg में बदल जा रहा है। तो अगर दोनों अगर इम्प्योर है तब स्थिति बन जाती है डिफिकल्ट, मतलब कठिन हो जाती है। उद्योग की अवस्थिति मतलब लोकेशन का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने लोकेशन ट्रायंगल की बात की और इसमें 4 बातें इन्होंने रखी है। 4 बातें इन्होंने बताई कि 4 कंडीशन बनेंगे आपके। ठीक है, 4 कंडीशन बनेंगे। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए यदि 1 टन प्रोडक्शन होता है, 1 टन फिनिश प्रोडक्शन होता है तो 2-2 टन के, मतलब समझिए कि 2-2 टन के अगर हम चीज को रखें, मतलब समझिए 2 टन का अगर एक रॉ मटेरियल है तो उसको फिनिश प्रोडक्ट बनने में 1 टन लग रहा है। ठीक है, 1 टन फिनिश प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो इसकी आवश्यकता होती है। तो और ट्रांसपोर्ट कास्ट जो रहता है, मतलब कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट परिवहन लागत है उसकी दर जो है 1 रुपीज लगती है पर टन पर किलोमीटर की, मतलब पर किलोमीटर ले जाने पर। तो 4 कास्ट स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, 4 कंडीशन बताया। तो आप ऐसे समझिएगा, पहले इन्होंने कहा कि मान लीजिए हम रॉ मटेरियल फर्स्ट पे इंडस्ट्री को लगाएं। ठीक, चार कंडीशन बताया। रॉ मटेरियल फर्स्ट पे अगर हम लगाएं तो 2 टन मान लीजिए रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, 2 टन हमारा प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है। ठीक, अब 2 टन रॉ मटेरियल को यहाँ तो मान लीजिए यहाँ पे है 2 टन रॉ मटेरियल, यहाँ से हम लेकर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे यहाँ पे है। तो सेकेंड रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें तो 2 टन गुड़े 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर कर लेंगे 2 टन का, और फिर 1 रुपीज लग रहा है पर क्या कहते हैं किलोमीटर पे। ठीक, तो ये 100 गुड़े 1 गुड़े 2, तो ये आपका हो गया 200, प्लस करेंगे हम 100 गुड़े, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल जो यहाँ से हम मार्केट के पास ले जाएंगे तो वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर मार्केट पे 1 टन का कहते हैं कि हम
वन टन हमारा बना ना, 2 किलो 2 टन था, तो यहाँ पे जब फिनिश हुआ तो 1 टन में गया, तो 1 टन फिनिश प्रोडक्ट जो मिला वो 100 किलोमीटर ले जाएंगे, तो 100 × 1 कर देंगे, तो ये हमारा 200 + 100 हो गया, 300 रुपये हमारा लग रहा है परिवहन कास्ट ट्रांसपोर्ट। अगर हम इंडस्ट्री R2 पे लगाएं तो वही स्थिति बनेगी जो RM में थी। तो हम यहाँ के प्रोडक्शन, यहाँ पे रॉ मटेरियल ले जाएंगे 2 टन के लिए, तो 2 टन × 100 किलोमीटर हम परिवहन किए। फिर कारण ये है कि यहाँ पे खुद मतलब रॉ मटेरियल, इसलिए इसका जो है 2 टन जो रहेगा उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे खुद का है, ठीक। तो 2 टन आप ये मान यहाँ से ले गए 2 टन, तो 2 टन × 100 × 1 रुपीज कर दिए, ये आपका 200 हो गया। फिर +1 कर दिए यहाँ के मार्केट की तरफ ले जाने के लिए 100 × 1 रुपीज पर की, ये भी 300 रुपये आएगा, दोनों एक ही बात आ गई, ठीक। अब मार्केट के पास मान लीजिए अगर हम इंडस्ट्री लगाएं तब क्या स्थिति होगी, तो मार्केट के पास इंडस्ट्री लगाने पर क्या होगी, 2 टन यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, 2 टन यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, ठीक। मान लीजिए रॉ मटेरियल 2 टन, तो 2 टन उठा के यहाँ ले जाएंगे, 2 टन यहाँ पे ले जाएंगे, 2 टन × 100 का करेंगे, ठीक है, 1 रुपीज के हिसाब से, फिर 2 टन × 100 करेंगे 1 रुपीज की, तो 200 बड़ा 400 रुपये हुआ, तो 300 आया अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, 200 आया अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और 400 रुपये यहाँ पे आया। अब इन्होंने कहा कि एक पॉइंट लीजिए आई, ठीक है, आई पे कहा ये इंटरमीडिएट है। इन्होंने कहा इंटरमीडिएट ऐसे समझिए कि एक पॉइंट ऐसा लीजिए जो कि मार्केट से दूर हो और रॉ मटेरियल के नजदीक हो, ठीक। मार्केट से दूर हो, इसमें क्या था पहले थर्ड वाले में कि मार्केट के नजदीक हो, मार्केट के नजदीक हो, और इस वाले में कहा कि इन्होंने मार्केट से दूर हो और रॉ मटेरियल के नजदीक हो। तब देखिए आप मान लीजिए 100 किलोमीटर है, आप ऐसा पॉइंट लीजिए जो 50 किलोमीटर पे मिले दोनों पॉइंट, ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास ये मिल जाए, ठीक। अब इन्होंने कहा कि दो गुड़े हम मतलब कि 2 टन ये हो गया, 2 टन हम ले जा रहे हैं 50 किलोमीटर जहां पे हम लगाएंगे, ठीक। 50 किलोमीटर गुड़े 1 रुपीज आपका परिवहन लागत हो गया। फिर 2 टन का यहाँ ले गए तो 2 गुड़े 50 + 1 हो गया, ठीक, तो 50 हो गया, प्लस हम करेंगे मतलब ये आपका हो गया ये आपका 100 रुपये, इसका 100 रुपये, 200 रुपये ये हो गए। प्लस कह रहे थे कि जो ये आपका डिस्टेंस है, अभी अगर हम रॉ मटेरियल यहाँ के ले जाते हैं तो 100 किलोमीटर रहता है, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है वो 86.6 है, मतलब 87 किलोमीटर मान लीजिए, तो इसको हम 1 रुपीज के हिसाब से क्या कहते हैं कि मार्केट पास ले जाएंगे 1 टन के हिसाब से, क्योंकि 2 टन था, यहाँ पे टन जब फिनिश गुड बना तो 1 टन हो गया, 2 टन इसका 2 टन है, 1 फिनिश बना, तो यहाँ तक ले गए हम, ठीक। तो इसका टोटल आ रहा है 100 + 100 + 86 286 रुपए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक। ये इनका था, समझने की कोशिश करिए, बहुत तो कुछ खास नहीं है, बस इतना जानिए कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट कास्ट को ज्यादा महत्व दिया था, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट कास्ट कैसे बचे उसके लिए पूरी कोशिश कर डाले थे। ये तो इनकी पहली चीज होगी ट्रांसपोर्ट कास्ट की। अब आते हैं दूसरी, इंपैक्ट ऑफ द लेबर कास्ट। लेबर कास्ट के आधार पर इन्होंने बांटने की। तो वेबर का मानना था कि श्रम लागत लेबर कास्ट में होने वाली बचत, सेविंग, जो हमारा क्या कहते हैं लेबर कास्ट है उसमें जो बचत होता है, यदि परिवहन लागत ट्रांसपोर्ट कास्ट से अधिक है तो इंडस्ट्री जो उद्योग है वह न्यूनतम श्रम लागत मतलब मिनिमम लेबर कॉस्ट वाले पॉइंट मतलब बिंदु पर स्थापित होगा। मतलब कहने का मतलब जहां पे सस्ता श्रम मिलता है वहां पर स्थापित होगा। अभी तक तो हम ट्रांसपोर्ट कास्ट पढ़ रहे थे, अब जो लेबर फैक्टर है ये भी प्रभावित करता है। वेबर का मानना था कि जो लेबर मतलब लेबर कॉस्ट है, मतलब जो मजदूरी है, जो लागत है मूल्य का, उसकी कमी के कारण अगर कहीं पर रोज मतलब कि कम मजदूरी में मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट मिला, उसके मतलब कमी के कारण ये उद्योग की स्थापना मतलब इंडस्ट्री की स्थापना न्यूनतम परिवहन लागत मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्ट कास्ट से विचलित हो जाती है। जो हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट कास्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे उसकी वो बदल सकती है। ऐसा विचलन तभी संभव होगा जब किसी स्थान, ध्यान दीजिएगा, जब किसी स्थान प्लेस पर फर्म मतलब जो इंडस्ट्री है वह स्थापित करने में परिवहन लागत मूल्य जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है वह अधिक लग जाए और मजदूरी लागत मूल्य मतलब कि जो वहां का श्रम है वह सस्ता हो, वह कम होती हो। मजदूरी लागत जो है मतलब कि लेबर कॉस्ट जो है वह कम हो। ऐसी स्थिति में जो कम मजदूरी वाले स्थान होंगे मतलब मिनिमम लेबर कॉस्ट वाले स्थान होंगे वहां पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इनका कहना था कि श्रम लागत भी उद्योग को प्रभावित करता है, उद्योग के लोकेशन को। अब इन्होंने ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मतलब लेबर कॉस्ट, मिनिमम लेबर कॉस्ट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पे सस्ते श्रमिक मजदूर मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसे और यहाँ पे मार्केट है आपका, ठीक। अब समझिए आप इस लोकेशन में अब इंडस्ट्री कैसे लगेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रुपए में आपकी मतलब श्रम द्वारा आपकी इंडस्ट्री में उत्पादन किया जा रहा है और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है 5 रुपए हुआ, तो 2 + 5 आपका 7 हो गया, ठीक है, टोटल 7 हो गया। अब मार्केट में मान लीजिए यहाँ पे जो श्रम लागत है, यहाँ पे जो मजदूर है वह 6 रुपए लेते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब इनका क्या है, इनके ज्यादा लेबर कॉस्ट है और आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रहा है वो 2 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका हो गया 8, तो जो है यहाँ पे 8 रुपए हो रहा है, यहाँ पे 7 रुपए हो रहा है, तो इंडस्ट्री हमारी कहाँ लगेगी, जहाँ पे कम रहेगी ना, तो लेबर कॉस्ट प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 रुपए मतलब ज्यादा में काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ही रुपए में काम कर देते। लेबर कॉस्ट भी इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करता है। ये इनकी बात थी। आगे बढ़ते हैं हम एग्लोमेरेशन को समझते हैं, जो कि थर्ड था। तो मैंने अभी पढ़ा ट्रांसपोर्ट, फिर इंपैक्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, फिर अब एग्लोमेरेशन मतलब एकत्रीकरण और समूहीकरण भी कहते हैं कि इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। इनमें कहा इन्होंने 3 क्रिटिकल आइसोटोपेन होते हैं। क्रिटिकल आइसोटोपेन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जहां बढ़ी हुई परिवहन लागत थी, अभी मैंने लेबर कॉस्ट पढ़ रहे थे ना, तो लेबर कॉस्ट में क्या थी कि वो जो क्या कहते हैं लेबर कॉस्ट जो था
जो बढ़ी हुई लागत थी, कहते हैं परिवहन लागत मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसको कहते हैं कि कम करने का श्रेय जाता था लेबर कॉस्ट को। तो जहां बढ़ी हुई परिवहन लागत का सामंजस्य श्रम लागत की बचत की हो जाता है, मतलब कि सामंजस्य मतलब संतुलन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कि क्रिटिकल आइसोटोपेन कहा। वेयर इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मान लीजिए जहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक है, ठीक है, बैलेंस द सेविंग ऑन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो है वो बैलेंस कर देता है, लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से वो बैलेंस कर देता है, तो वहां पे लोकेशन चेंज हो जाता है। तो इन्होंने क्रिटिकल आइसोटोपेन इसी को बताया था, जिसमें इंपैक्ट ऑफ लेबर कॉस्ट और एग्लोमेरेशन में बात रखी गई थी। तो आप एग्लोमेरेशन को समझिएगा, एग्लोमेरेशन मतलब एकीकरण। तो इंडस्ट्री जो मतलब कारखाने हैं उसका विस्तार द्वारा, जब इंडस्ट्री का विस्तार होता हो, ठीक है, तो उससे प्रभावित होता है एग्लोमेरेशन। दूसरा था इनका एक स्थान पर एक ही उद्योग के कई कारखानों के स्थापित होने के, मतलब एक ही इंडस्ट्री है उसके कई कहते हैं कि कारखाने हैं जो कि वहां पे आपको प्रॉफिट देते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल, मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल है जो कि कार और बनाती है, तो उसके कई कारखाने हैं अगल बगल कार पार्ट के। मान लीजिए कि ये आपका ऑटोमोबाइल है, ठीक है, इस ऑटोमोबाइल में कई कारखाने बने हुए हैं अगल बगल, जो है कई कारखाने जो कि कार के पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई आपका हैंडल बना रहा है, कोई पहिया बना रहा है, तो कई पार्ट, तो इससे फायदा मिलेगा ना इसको, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इसकी क्या कहते हैं कि अच्छा मिलेगा। तो एरिया ऑफ द एग्लोमेरेशन, यहाँ पे इंडस्ट्री आपकी लगेगी, ठीक है, इससे हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में फायदा मिलता है। तीसरा था अगर एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होने पर, मान लीजिए एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री उद्योग हो तो इससे भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा। तो ये आपका एग्लोमेरेशन की बात थी। ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिटिसिज्म को पढ़ें तो क्रिटिसिज्म में क्या है, वेबर ने डिमांड की अनदेखी की। डिमांड की अनदेखी मतलब ये हुआ कि इन्होंने खूब बता दिया कि आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे इतना फोकस मार दिया कि डिमांड पे देखा ही नहीं। अगर आप खूब ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, मार्केट में डिमांड ही नहीं है उस चीज की, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, उसका मांग ही नहीं है, तो क्या कहते हैं कि वह इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी। तो वेबर ने डिमांड को अनदेखी की। वेबर ने एग्लोमेरेशन में, मतलब जो अभी हम लोग एग्लोमेरेशन पढ़ रहे थे, एग्लोमेरेशन में जो भूमि की ऊंची कीमत है उसकी स्थान की समस्या, कहने का मतलब कि इस एरिया में जब कहते हैं कि एक स्थान पर कई उद्योग मिले, कई कारखाने मिले, तो यहाँ पे लैंड का जो कहते हैं कि इनका मतलब कि भूमि की ऊंची कीमत, वहां पे जो कहते हैं कि अच्छी कीमत मांगी क्या कहते हैं जमीन मिलेगी ना, महंगी जमीन मिलेगी, तो उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और स्थान की समस्या, मतलब स्थान की समस्या भी वहां पर होगी, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन सब चीज को इन्होंने नहीं दिया। और सारी क्रिटिक्स में है इनका जो आपका क्या कहते हैं कि यही वक्त है जो आपका इनका क्या कहते हैं एजम्पशन थे, उसमें भी क्रिटिक्स थे। आइसोट्रोपिक सरफेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दूरी एवं भार के अनुपात में बढ़ती, ये हर जगह लागू नहीं होता है।